एक शांत दोपहर अचानक एक बुरे सपने में बदल गई जब वो अरबपति कमरे में दाखिल हुआ और ये देखकर चौंक गया कि नौकरानी दूसरी मंजिल की खिड़की के बाहर डगमगाते हुए खड़ी थी और बाहर की ओर झुकी हुई थी। उसके दो छोटे बच्चे फर्श पर एक दूसरे से कसकर लिपटे हुए चीख रहे थे। उनकी आंखें डर से लाल थीं। तो क्या हुआ था? बच्चों ने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी? ये कहानी आपको प्यार, चोट और उस अनमोल चीज के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मौसम की पहली बारिश दिल्ली के एक पॉश इलाके पर ऐसे बरसी जैसे पूरे सूखे मौसम की धूल धो रही हो। शांत गलियों में अचानक पानी के छींटों, जल्दबाजी में बजते हॉर्न और कहीं से मिट्टी की भीनी भीनी जानी पहचानी महक गूंज उठी। भूरे आसमान के नीचे एक टैक्सी एक आधुनिक विला के गेट के सामने रुकी, जो सजावटी पेड़ों के कतार के पीछे चुपचाप खड़ा था। प्रिया गाड़ी से उतरी। उसके कंधे पर एक पुराना बैग था और हाथ में एक सस्ते से प्लास्टिक बैग में कुछ कपड़े और जरूरी कागजात लिपटे हुए थे। बारिश में भीगी उसकी सूती कमीज शरीर से चिपक गई थी। वो गेट के सामने एक पल के लिए चुपचाप खड़ी रही, जहां घर का नंबर एक पीतल की प्लेट के बगल में बड़े करीने से लटका हुआ था, जिस पर लिखा था कपूर परिवार। थोड़ी देर बाद स्वचालित गेट एक क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। 30 की उम्र का एक लंबा, गोरा लेकिन भावहीन चेहरे वाला आदमी बाहर निकला। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ना कोई मुस्कान, ना कोई स्वागत करने वाली नजर। तुम प्रिया हो? उसने संक्षिप्त स्वर में पूछा। जी हां, मैं एजेंसी से आई हूं, उसने धीरे से जवाब दिया। उसकी आंखें थोड़ी झुकी हुई थीं। अंदर आ जाओ, तुम्हारा कमरा ऊपर सीढ़ियों के बगल में है। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, बस अपना काम ठीक से करना। वो मुड़कर सीधे घर में चला गया। घर बहुत शांत था, न संगीत की आवाज, न बच्चों की हंसी, बस चमचमाते संगमरमर के फर्श पर उसके अपने कदमों की आवाज थी। दोनों तरफ बड़े करीने से तस्वीरें टंगी थीं, एक कोमल मुस्कान वाली महिला, 2 जुड़वां बच्चे और वही आदमी। लेकिन ये सब यादें थीं। प्रिया जानती थी कि तस्वीर में दिख रही महिला का 1 साल पहले निधन हो गया था। वो सीढ़ियों से ऊपर चली गई और लिविंग रूम के सोफे पर बैठे 2 बच्चों पर एक नजर डाली। दोनों टीवी स्क्रीन को घूर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। लड़के ने एक टेडी बियर को कसकर पकड़ रखा था, जबकि लड़की अपनी कमीज का कोना पकड़े हुए थी। किसी ने उसे नहीं देखा, किसी ने नमस्ते नहीं किया। वो रुकी, थोड़ा सिर झुकाया। नमस्ते बच्चों, मैं प्रिया हूं। आज से मैं यहां तुम्हारे घर की देखभाल करूंगी। कोई जवाब नहीं मिला। वो शर्मिंदा होकर आगे बढ़ गई। प्रिया का छोटा कमरा सबसे ऊपरी मंजिल पर था, साफ सुथरा, खाली, बस एक लकड़ी का बिस्तर और एक पुरानी स्टडी टेबल थी। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई और अपने बैग से एक छोटा फोटो फ्रेम निकाला। ये उसकी माँ की तस्वीर थी, जिनका 2 साल पहले निधन हो गया था। प्रिया ने उन दयालु आंखों में देखा और धीरे से फुसफुसाई, माँ, मैं सम्मान से जीऊंगी, अब कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। मिस्टर कपूर के घर में शुरुआती दिन खामोशी में बीते। प्रिया लगन से काम करती, सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, पौधों की देखभाल करना। घर की पुरानी नौकरानी कमलाबाई कभी कभी आकर उसे घूरती और नाराजगी भरी आवाज में फुसफुसाती, ये कोई अनाथालय नहीं है जो तुम खेल खेल रही हो, बच्चे तुम्हारे लिए शिक्षक बनने का अभ्यास करने के लिए नहीं है। प्रिया चुप रही। उसने बहस नहीं की, लेकिन हर दिन नाश्ते के बाद वो रसोई की मेज पर एक छोटा लकड़ी का बक्सा छोड़ देती, जिस पर एक रंगीन कागज चिपका होता। जो बोलना नहीं चाहता वो चित्र बना सकता है, मैं समझ जाऊंगी। पहले दिन बक्सा खाली था, दूसरे दिन भी वैसा ही रहा। तीसरे दिन कमलाबाई ने बक्सा देखकर अपनी भौहें चढ़ाईं। इस चित्रकारी के खेल का क्या फायदा? बच्चे अपने पिता को नहीं बुलाते, तुम्हें क्यों बुलाएंगे? प्रिया बस हवा के झोंके की तरह हल्के से मुस्कुराई। मैं किसी पर दबाव नहीं डाल रही हूं, बक्सा बस वही है, जो चाहे इस्तेमाल कर सकता है। उस रात जब वो बर्तन धो रही थी, उसने बक्से के पास एक हल्की खटखट की आवाज सुनी। जब वो बाहर आई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अगली सुबह जब उसने बक्सा खोला तो अंदर पेंसिल से बना एक छोटा कागज का टुकड़ा था, एक छोटी नाव जो बड़ी लहरों के बीच तैर रही थी। कोई नाम नहीं, कोई शब्द नहीं, लेकिन रेखाएं कांपती हुई और परेशान करने वाली थीं। प्रिया ने कागज को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा।
बस उसे ध्यान से मोड़ा और वापस बक्से में रख दिया। लेकिन उस दोपहर जब वो लिविंग रूम से गुजर रही थी, लड़के आरव ने चुपके से उसकी ओर एक नज़र डाली और फिर जल्दी से मुड़ गया। ये पहली नज़र थी। रात में फिर बारिश होने लगी। रोहन अपने स्टडी रूम में बैठा कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन एक भी शब्द टाइप नहीं कर सका। उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आया, उसकी हंसी। जिस तरह वो हर रात बच्चों को गले लगाकर सुलाती थी, इस घर में कभी पियानो की आवाज़ गूंजती थी, रसोई से हल्की परफ्यूम की महक आती थी। ये घर कभी गर्म जोशी से भरा था, अब सिर्फ खामोशी थी। वो बाहर निकलने ही वाला था कि उसने दालान में हल्के कदमों की आवाज़ सुनी। दरवाजे की दरार से उसने देखा कि प्रिया खिड़की के पास एक छोटा सा पौधा रख रही है। ये चंपा का पौधा था, जिसमें अभी अभी अंकुर फूटे थे। उसने धीरे से मिट्टी को छुआ और कुछ फुसफुसाई। रोहन ने देखा लेकिन समझ नहीं पाया, लेकिन कई महीनों में पहली बार उसने अपने दिल में कुछ नरम महसूस किया। अगले दिन प्रिया सब्जियां खरीदने गई। रास्ते में उसे 8-9 साल की एक लॉटरी टिकट बेचने वाली लड़की मिली। बच्ची ने उसे एक पुरानी तस्वीर दी। ये रख लो, तुम मेरी माँ जैसी दिखती हो। प्रिया स्तब्ध रह गई। तस्वीर में एक महिला बारिश में खड़ी 2 बच्चों के लिए छाता पकड़े हुए थी। उस रात उसने वो तस्वीर अपने कमरे की दीवार पर चिपका दी और लकड़ी के बक्से के नीचे उसने एक नई पंक्ति लिखी। हर किसी की जिंदगी में एक बारिश आती है, लेकिन बारिश के बाद ही पौधे बड़े होते हैं। उसे नहीं पता था कि नीचे से रोहन गुजरा और उसने वो पंक्ति पढ़ ली। वो छोटे लकड़ी के बक्से के पास बहुत देर तक खड़ा रहा। उसका हाथ ढक्कन पर ऐसे था जैसे वो उसे खोलना चाहता हो, लेकिन अंत में उसने बस धीरे से सिर हिलाया। घर अभी भी शांत था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बदल रहा था। पतले पर्दे से हल्की धूप छनकर आ रही थी। लकड़ी के फर्श पर गरम रंग की किरणें शांत रेशमी पट्टियों की तरह बिछी थीं। आज सुबह मौसम काफी बेहतर था, कई दिनों की लगातार बारिश के बाद। रसोई में टोस्टेड ब्रेड और तले हुए अंडे की महक फैली थी। प्रिया घर के पीछे छोटे से बगीचे से तोड़ी गई ताजी सलाद की पत्तियों के साथ व्यस्त थी। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि इस घर की शांति सुकून देने वाली नहीं है। छोटा लकड़ी का बक्सा अभी भी खाने की मेज पर पड़ा था। उसने उसे सूखे कपड़े से पोंछा, उस कागज को ठीक किया जिस पर लिखा था, जो बोलना नहीं चाहता वो चित्र बना या लिख सकता है। नाव वाला कागज अभी भी अंदर था, बड़े करीने से मोड़ा हुआ। किसी ने स्वीकार नहीं किया कि इसे किसने रखा था, लेकिन उसे यकीन था कि ये एक संकेत था। 2 बच्चों के चारों ओर बनी खामोशी की दीवार पर एक हल्की सी दस्तक। तुम फिर से बच्चों का खेल खेल रही हो? कमलाबाई की आवाज उसके पीछे से गूंजी, जिसमें हमेशा की तरह नाराजगी थी। जी, मैं किसी पर दबाव नहीं डाल रही हूं। अगर उन्हें यह पसंद नहीं है तो वे इसे वहीं छोड़ सकते हैं, प्रिया ने धीरे से कहा। वो बच्चे, हर कोई आकर उन्हें छू नहीं सकता, खासकर जब से मीरा जी का निधन हुआ है। कमलाबाई ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उनकी आंखों में बहुत कुछ छिपा था। प्रिया ने सिर हिलाया। उसने बहस करने का इरादा नहीं किया, क्योंकि वो समझती थी कि वे घाव कितने गहरे थे। दोपहर में पिछवाड़े की सफाई के बाद प्रिया ने देखा कि जुड़वां बेटी अनाया बगीचे की सीढ़ियों पर अकेली बैठी है, हाथ में एक सूखा पत्ता घुमा रही है। प्रिया पास आकर बैठ गई, इतनी दूरी पर कि बच्ची डरे नहीं। हल्की हवा चली। बारिश के बाद मिट्टी की भीनी महक लाई। जब मैं छोटी थी तो मैं भी तुम्हारी तरह पत्ते इकट्ठा करती थी। मैं उन्हें अपनी कॉपी में दबा देती थी और जब वे सूख जाते थे तो मैं उन पर रंग भरती थी। एक बार मैंने एक पत्ते पर अपनी माँ का चेहरा भी बनाया था। अनाया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ रुक गए। एक छोटा सा संकेत, लेकिन प्रिया के लिए यह एक बड़ा कदम था। अगर तुम कोशिश करना चाहती हो तो मेरे पास वाटर कलर हैं, वे मेरे कमरे में हैं। जब भी तुम्हारा मन करे ले लेना, प्रिया ने कहा। फिर वो जवाब का इंतजार किए बिना उठी और घर के अंदर चली गई। उस रात जब प्रिया पानी लेने के लिए रसोई में गई तो उसने देखा कि लिविंग रूम की लाइट अभी भी जल रही थी। रोहन अपने लैपटॉप के सामने अकेला बैठा था। उसका चेहरा स्क्रीन की ठंडी रोशनी से चमक रहा था। मेज पर कॉफी का एक कप ठंडा हो चुका था। आप अभी तक सोई नहीं? रोहन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। काम है, सो नहीं सका। जी, मैं पानी लेने आई थी।
खामोशी छा गई। प्रिया मुड़ी ही थी कि उसने आवाज दी। उस दिन वो बक्सा तुम्हारा विचार था? जी। मैंने कुछ समय एक अनाथालय में काम किया था। कई बच्चे डर के मारे बोल नहीं पाते थे, लेकिन चित्र बनाना अलग होता है, बिना बोले भी समझ में आ जाता है। रोहन ने उसे देर तक ऐसे देखा जैसे उसकी आंखों में कुछ तलाश रहा हो। अंत में उसने धीरे से सिर हिलाया और वापस स्क्रीन की ओर देखने लगा। लेकिन जब वो चली गई तो उसने बहुत धीरे से कहा, धन्यवाद। प्रिया पीछे नहीं मुड़ी, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अगली सुबह बक्से में एक नया कागज था। ये रंगीन पेंसिल से बनी एक तस्वीर थी। एक लड़की बारिश में खड़ी 2 बच्चों के लिए छाता पकड़े हुए थी। उसने तस्वीर को देखा, उसका दिल कांप उठा। ये वही तस्वीर थी जो उसे उस दिन लॉटरी टिकट बेचने वाली लड़की से मिली थी। लेकिन ये यहां कैसे आई? प्रिया ने सिर उठाया। उसकी नजर सीढ़ियों पर गई और उसने अनाया को रेलिंग के पीछे से नीचे झांकते हुए देखा। बच्ची ने उसकी नजर से नजर नहीं हटाई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर वो मुड़ गई। कोई शब्द नहीं, लेकिन एक संदेश दिया जा चुका था। उस दोपहर जब वो कमलाबाई के साथ सुपरमार्केट गई, प्रिया ने चतुराई से कुछ और रंगीन पेंसिलें, सादे कागज और एक छोटी ड्राइंग बुक खरीदी। कमलाबाई ने उसे घूरा। ये सब क्यों खरीद रही हो? पैसे बर्बाद कर रही हो? जी शायद बच्चों को इसकी जरूरत हो। मैंने तुमसे कहा था वे सामान्य बच्चे नहीं हैं। अपनी मां को खोने के बाद वे किसी की नहीं सुनते। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी मुट्ठी में ड्राइंग बुक को कसकर पकड़ लिया। शाम को बारिश होने लगी, ज्यादा तेज नहीं लेकिन लगातार। अपने छोटे से कमरे में प्रिया ने ड्राइंग बुक खोली। पहले पन्ने पर लिखा, चित्रकारी की डायरी। केवल उनके लिए जो बोलना नहीं चाहते। फिर उसने इसे नए रंगीन पेंसिलों के सेट के साथ लकड़ी के बक्से के बगल में रख दिया। अगली सुबह दूसरे पन्ने पर एक नई ड्राइंग थी। एक घर, आंगन में एक चंपा का पेड़ और 4 लोग। चेहरे साफ नहीं थे, लेकिन कद, बालों का स्टाइल स्पष्ट था। एक लंबा आदमी, 2 बच्चे और लंबे बालों वाली एक महिला। वो स्तब्ध रह गई। उसने डायरी को अपने कमरे में ले जाकर अपनी मां के फोटो फ्रेम के बगल में बुक शेल्फ पर रख दिया। फिर वो बहुत देर तक खिड़की के सामने खड़ी रही, बाहर हल्की बारिश को देखती रही। 1 हफ्ता बीत गया। घर के माहौल में एक मुश्किल से नजर आने वाला लेकिन स्पष्ट बदलाव आया। बच्चे अब उससे बचते नहीं थे। आरव मुड़ने के बजाय सिर हिलाने लगा था। अनाया बिना डरे उसके पास मेज पर दूध का गिलास रखने लगी थी। लकड़ी के बक्से में हर दिन एक नई तस्वीर होती थी। कभी फूल, कभी तितली, कभी बारिश या भूरे बादल। प्रिया ने नहीं पूछा, ना ही ये जानने की कोशिश की कि चित्र कौन बना रहा है। वो बस हमेशा तस्वीर के पीछे कुछ पंक्तियां लिख देती। बादल भूरे हो सकते हैं, लेकिन आसमान हमेशा उदास नहीं रहता। या मुझे ये तितली पसंद है, ये आजाद और बहादुर दिखती है। एक रविवार की सुबह जब रोहन रसोई में आया तो उसने देखा कि 3 गिलास दूध पहले से ही रखे हुए हैं। एक गिलास पर एक छोटा कागज था। पापा, आप बहुत ज्यादा सोते हैं। आपका चेहरा बुद्ध जैसा हो गया है। रोहन हंस पड़ा। अनाया दरवाजे के पीछे से झांक रही थी। प्रिया भी पास में खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुम ये काम अच्छा कर रही हो, रोहन ने कहा। ये काम नहीं है, बस मैं समझती हूँ कि पीछे छूट जाने का एहसास कैसा होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई ये महसूस करे कि वो अदृश्य नहीं है। रोहन चुप हो गया। दोपहर में प्रिया कपड़े सुखा रही थी कि आरव दौड़ता हुआ आया और एक कागज थमाया। दीदी, मैंने एक और चित्र बनाया है। ये एक पुल है ताकि लोग एक दूसरे से अलग ना हो। प्रिया ने उसे लिया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो घुटनों के बल बैठ गई और आरव को कोमल आंखों से देखा। पुल बहुत सुंदर है। तुम सबसे अच्छे पुल बनाने वाले हो जिन्हें मैं जानती हूं। आरव ने शर्म से सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखें चमक उठीं। उस रात रोहन ने सामान्य से ज्यादा देर तक फोन पर बात की। जब वो प्रिया के कमरे के पास से गुजरा तो रुक गया। क्या मैं कुछ सच पूछ सकता हूं? जी। तुम यहां क्यों आई? अकेली? कोई रिश्तेदार नहीं? घर के काम का कोई अनुभव नहीं? तुमने ये जगह क्यों चुनी? प्रिया ने कुछ देर सिर झुकाए रखा, फिर सिर उठाया। उसकी आवाज धीमी थी। मेरा एक पति था, लेकिन वो मुझे मारता था। आखिरी बार मैं मरते मरते बची। मैं भाग गई। कोई मुझे रखने को तैयार नहीं था। तलाक का मामला रुक गया क्योंकि वो लापता हो गया। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ भटक रहा है।
बाल आश्रय केंद्र में एक पुराने दोस्त ने बताया कि यहाँ किसी की जरूरत है। मैं मान गई। रोहन कुछ देर चुप रहा। मुझे माफ करना, कोई बात नहीं, हर किसी को फिर से शुरू करने के लिए एक जगह मिलती है। बस हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि उसे मौका मिले। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसका जवाब ईमानदार था। कोई आंसू नहीं, कोई विनती नहीं, लेकिन जीवन से भरपूर। उस रात फिर बारिश हुई। स्टडी रूम की मंद रोशनी में रोहन ने अपना लैपटॉप खोला, लेकिन काम करने के बजाय उसने सर्च बॉक्स में टाइप किया, बच्चों को किसी प्रियजन को खोने के सदमे से उभरने में कैसे मदद करें। फिर उसने एक और टैब खोला और टाइप किया, बच्चों के साथ संवाद कौशल पाठ्यक्रम। सीढ़ियों के नीचे लकड़ी का बक्सा अभी भी एक छोटे से पुल की तरह पड़ा था, हर दिल को एक साथ जोड़ता हुआ। बिना आवाज के लेकिन गूंज से भरा हुआ। और अगली सुबह डायरी के नए पन्ने पर एक तस्वीर थी जिसमें एक और आदमी था। उसका हाथ 2 बच्चों का हाथ पकड़े हुए था और पीछे एक गमले में नया खिला हुआ फूल था। उस दोपहर दिल्ली का आसमान उदास था, जैसे शहर पर एक भारी शीशे की चादर बिछ गई हो। बारिश अचानक आई। बड़ी बड़ी बूंदें आंगन पर गिरकर एक लगातार टिक टिक की आवाज पैदा कर रही थीं। घर में सन्नाटा था। रोहन ऑफिस में था जब उसे प्रोजेक्ट मैनेजर से एक संदेश मिला। काम अस्त व्यस्त था। पार्टनर ने अचानक मीटिंग का समय बदल दिया। डेडलाइन का एक सिलसिला भारी पड़ रहा था। उसने धीरे से अपना माथा दबाया, सामान्य से जल्दी घर लौटने का फैसला किया। अपने 2 बच्चों के साथ थोड़ी शांति पाने की उम्मीद में, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दोपहर पहली बार उस शांत घर में चीखें गूंजेंगी। जैसे ही कार गेट के सामने रुकी, रोहन ने दूसरी मंजिल की खिड़की की दरार से हवा की सरसराहट सुनी। उसने अपनी भौहें से कोड़ी। 2 बच्चों के कमरे की खिड़की पूरी तरह से खुली थी। पर्दे उड़ रहे थे। बारिश की बौछारें अंदर पानी फेंक रही थी। वो जल्दी से ऊपर भागा, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के नीचे पहुंचा, आरव की चीख गूंज उठी जिसने सन्नाटे को चीर दिया। प्रिया दीदी, कूदो मत। रोहन वहीं जम गया। एक पल के लिए उसका दिल बैठ गया। वो सीढ़ियों पर दौड़ा, हर कदम जैसे सीने पर चोट कर रहा हो। जो नजारा उसकी आंखों के सामने आया, उससे उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। प्रिया दूसरी मंजिल की खिड़की की चौखट पर खड़ी थी, एक हाथ से लकड़ी का फ्रेम पकड़े हुए, दूसरा हाथ तेज हवा में बाहर की ओर फैला हुआ था। 2 बच्चे फर्श पर एक दूसरे से कसकर लिपटे हुए थे। उनकी आंखें डर से लाल थीं। तुम क्या कर रही हो? रोहन जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। प्रिया चौंक गई, पीछे मुड़ी। उसकी आंखें घबराई हुई थीं। बस एक पल के लिए उसका पैर गीली लकड़ी के किनारे पर थोड़ा फिसल गया। रोहन ने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर उसकी बाह को जोर से खींच लिया। दोनों फर्श पर गिर पड़े। उनकी पीठ दीवार से जा टकराई। टक्कर की आवाज से आरव सिसक सिसक कर रोने लगा, जबकि अनाया की सांसें तेज हो गई, जैसे वो बेहोश होने वाली हो। पागल हो गई हो? रोहन डर के मारे चिल्लाया। तुम यहां मरना चाहती हो? प्रिया अभी भी चुपचाप लेटी हुई हाँफ रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें बड़ी बड़ी खुली थीं। फिर वो हकलाने लगी। नहीं नहीं, मैं हार वापस ले रही थी। कौन सा हार? उसने घूर कर देखा। उसने अपनी हथेली खोली। एक छोटी सी चांदी की चीज दिखाई, चंपा के फूल के आकार के पेंडेंट वाला एक हार, जिसकी चेन टूटी हुई थी और बारिश के पानी से गंदी थी। उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने इसे खिड़की की चौखट पर फंसा हुआ देखा था जब मैं घर की सफाई कर रही थी। अनाया ने ऊपर देखा और रोने लगी। बच्ची ने कहा कि ये माँ भूल गई हैं। मैं बस इसे वापस लेना चाहती थी। अचानक माहौल शांत हो गया। रोहन ने उसके हाथ में रखी छोटी सी चीज को देखा। यादें उल्टी धारा की तरह उमड़ पड़ी। ये वही हार था जिसे मीरा हर दिन पहनती थी। ये वो तोहफा था जो उसने उसे तब दिया था जब वे दोनों कॉलेज में पढ़ रहे थे। दुर्घटना के दिन ये हार गायब हो गया था। उसने बहुत खोजा लेकिन नहीं मिला। रोहन चुप हो गया, उसका गला रुंध गया। वो 2 बच्चों की ओर मुड़ा। अनाया और आरव दोनों अभी भी सिसक रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं। हार देखकर अनाया उठ खड़ी हुई, दौड़कर प्रिया को गले लगाया और सिसकने लगी। दीदी, अब मत जाना, मुझे डर लगता है। प्रिया ने बच्ची को कस कर गले लगा लिया। उसके कांपते हाथ उसके बालों को सहला रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है? रोहन ने अपना चेहरा फेर लिया, लेकिन उसकी मुट्ठी भींच गई। दोपहर की मंद रोशनी में
उसने अपनी बेटी की आंखों में असली डर देखा, न केवल हवा के कारण बल्कि खोने के सदमे के कारण। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो गया, रोहन प्रिया के लिए एक गिलास पानी लाया। वो दरवाजे के पास बैठी थी, उसके बाल भीगे हुए थे, आंखें अभी भी लाल थीं। उसने उसे गिलास दिया, धीरे से कहा, माफ करना, मैंने गलत सोचा। कोई बात नहीं, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, प्रिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। ये हार। उसने उसके हाथ में रखी चीज को देखा। आप जानते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है? मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। जब बच्चों ने इसे देखा तो उनकी आंखों में वही भाव था जो बचपन में मेरे चेहरे पर तब आता था जब मैं माँ का छोड़ा हुआ कंगन देखती थी। मैंने उसे एक बार खो दिया था और जीवन भर खुद को माफ नहीं कर सकी। रोहन चुप रहा। बाहर बारिश की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। ढलते सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई, जिससे हार चमक उठा। उसने उसे कसकर पकड़ा और फिर अपनी बेटी के हाथ में रख दिया। ये तुम्हारी माँ का है, तुम रखो। अनाया ने धीरे से सिर हिलाया, हार को अपनी गर्दन में पहना और फिर प्रिया की ओर देखने लगी। बच्ची ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराई। ये पहली मुस्कान भी जो प्रिया ने यहां आने के बाद से देखी थी। उस रात खाने के बाद माहौल बिल्कुल अलग था। रसोई ज्यादा गर्म थी। चम्मचों के बर्तनों से टकराने की आवाज ज्यादा अपनापन लिए हुए थी। आरव ने रुक रुक कर क्लास की बातें बताईं। कभी कभी उसे सुझाव के लिए प्रिया की ओर देखना पड़ता था। वो बस मुस्कुराकर उसे प्रोत्साहित करती रही। रोहन सुन रहा था। उसका दिल अजीब तरह से हल्का महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि जब वो दर्द से बचने के हर तरीके की तलाश कर रहा था, तो प्रिया ने धीरे धीरे बिना शब्दों के प्यार से सीधे उसका सामना किया था। रात के खाने के बाद रोहन बालकनी में गया और छत की टाइलों पर हल्की बारिश को देखने लगा। प्रिया 2 कप चाय लेकर आई, 1 कप उसके सामने रख दिया। लगता है आप अभी भी मुझसे नाराज हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। नहीं, मैं बस डर गया था, रोहन ने दूर देखा। जब मैंने तुम्हें वहां खड़ा देखा तो मुझे लगा कि मैं एक और व्यक्ति को खोने वाला हूं। वो चुप रही। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, लोग आमतौर पर केवल उन चीजों को खोने से डरते हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। कभी कभी डर भी एक तरह का प्यार होता है। रोहन ने सिर उठाया। उनकी नजरें एक बहुत ही छोटे पल के लिए मिली, फिर वो मुड़कर हल्के से मुस्कुराई। अगले दिन लकड़ी के बक्से में एक और नई तस्वीर थी। एक घर, 2 बच्चे, बीच में खड़ी एक महिला। ऊपर एक चमकीला इंद्रधनुष और सबसे नीचे पेंसिल से टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, नाव किनारे आ गई है। जब प्रिया ने बक्सा खोला तो वो हल्के से मुस्कुराई। छोटा सा कागज उसके हाथ में एक छोटे से दिल की धड़कन की तरह कांप रहा था, जिसने अभी अभी अच्छी चीजों पर विश्वास करना सीखा था। दोपहर में प्रिया आंगन में कपड़े सुखा रही थी। रोहन पास से गुजरा। उस खिड़की के सामने रुक गया जहां कल की घटना हुई थी। उसने बाहर देखा जहां बारिश ने सारे निशान धो दिए थे और देखा कि प्रिया एक एक करके कपड़े की क्लिप निकाल रही है। हवा से उसके बाल हल्के से उड़ रहे थे। सूरज की रोशनी उसके पसीने से भीगे चेहरे पर पड़ रही थी, जो अजीब तरह से चमक रहा था। उसने महसूस किया कि कई महीनों से जमे हुए उसके दिल में एक छोटी सी दरार पड़ने लगी है। एक और शाम रोहन काम से देर से लौटा। जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि प्रिया लिविंग रूम में अनाया को लिखना सिखा रही है और आरव रंग भर रहा है। पीली रोशनी एक अजीब तरह का शांत दृश्य बना रही थी। वो चुपचाप देखता रहा। प्रिया की कोमल आवाज गूंज रही थी, कोई बात नहीं, प्यार शब्द लिखना मुश्किल है, तुम एक बार और लिखो, मैं इंतजार करूंगी। अनाया ने अपने होंठ भींच लिए, ध्यान से हर अक्षर को बनाया। फिर बच्ची ने कागज दिखाया, धीमी आवाज में कहा, मैंने लिख लिया दीदी, देखो। कागज पर 4 मासूम लेकिन करीने से लिखे शब्द थे, मैं प्रिया दीदी से प्यार करती हूं। रोहन को नहीं पता कि उसका दिल क्यों बैठ गया। वो बहुत धीरे से बाहर निकला। डर था कि वो उस पल को तोड़ देगा। अंदर प्रिया ने कागज को देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने धीरे से बच्ची के बालों को सहलाया। धन्यवाद बेटा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। देर रात जब सब सो चुके थे, रोहन पानी लेने के लिए रसोई में गया। लकड़ी का बक्सा अभी भी वहीं था। उसने उत्सुकता से ढक्कन खोला।
अंदर पुरानी तस्वीरों के अलावा प्रिया द्वारा छोड़ा गया एक नया कागज भी था। उसकी लिखावट झुकी हुई और करीने से थी। जब लोग खिड़की खोलने को तैयार होते हैं तभी हवा को अंदर आने का रास्ता पता चलता है। उसने पढ़कर हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने बाहर देखा, जहां रात की हवा चंपा के पेड़ों की पत्तियों से गुजर रही थी। उसे नहीं पता था कि कब से उस घर में, जहां केवल हवा और बारिश की आवाज थी, अब हल्की सांसें, छोटी हंसी और एक जीवन था जो हर दिन बढ़ रहा था। कई सालों में पहली बार रोहन ने मन की शांति के साथ बत्ती बुझाई और सो गया। और दूसरी मंजिल की खिड़की के बाहर, जहां कभी घबराहट की चीखें गूंजती थीं, अब केवल चांदनी में चमकता एक चांदी का हार था, चुपचाप लेकिन गर्मजोशी से याद दिलाता हुआ कि कभी-कभी जो चीजें खोई हुई लगती हैं वे वापस मिल सकती हैं। रविवार की सुबह मौसम ठंडा था। गेट के सामने सड़क के किनारे लगे पेड़ों की कतारें सुबह की हवा में चुपचाप झूल रही थीं। अनाया और आरव लिविंग रूम में कालीन पर बैठे ध्यान से एक महल का पजल जोड़ रही थे। प्रिया खिड़की का शीशा साफ कर रही थी कि उसने दरवाजे की घंटी सुनी। वो बाहर निकली और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। दुबला पतला, धूप से सांवला, हाथ में एक पुराना भूरा लिफाफा पकड़े हुए। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये मिस्टर कपूर का घर है? आदमी ने हिचकिचाते हुए पूछा। जी हां, क्या आपको मिस्टर कपूर से मिलना है? मैं बस ये लौटाने आया था। उसने लिफाफा थमाया। ये उनकी पूर्व पत्नी मीरा जी की तरफ से है। मीरा का नाम सुनकर प्रिया एक पल के लिए रुक गई। आप कौन हैं? मैं उस अस्पताल में गार्ड का काम करता था, जहां वो अपने अंतिम दिनों में इलाज करा रही थीं। उन्होंने मुझे ये पत्र रखने के लिए कहा था और कहा था कि जब मिस्टर कपूर तस्वीर में बेहतर जीवन जीते हुए दिखें तो इसे लौटा देना। मैं कुछ दिन पहले यहां से गुजर रहा था और देखा कि वो अपने बच्चों को केक खरीदने ले जा रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मुझे लगा कि अब समय आ गया है। प्रिया ने पत्र लिया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। धन्यवाद। आदमी ने सिर हिलाया और चुपचाप चला गया। प्रिया उसे बहुत देर तक देखती रही। उसका दिल बेचैन था। शाम को जब दोनों बच्चे सो चुके थे, प्रिया रोहन के स्टडी रूम के दरवाजे के सामने खड़ी थी, हाथ में पत्र पकड़े हुए। वो कुछ देर हिचकिचाई, फिर धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ। वो अंदर गई, लिफाफा आगे बढ़ाया। मुझे ये आज सुबह मिला। अस्पताल का एक गार्ड, जिसका नाम शायद धर्मपाल था, इसे लौटा गया। कह रहा था कि ये मीरा जी की तरफ से है। रोहन ने पत्र को देखा। उसकी आंखों में एक पल की हैरानी थी। उसने उसे तुरंत नहीं लिया, बस उसे बहुत देर तक देखता रहा, जैसे वो छोटी सी चीज उसके हाथ में धीरे धीरे जल रही हो। क्या आपने इसे खोला? उसने धीरे से पूछा। नहीं, रोहन ने जल्दी से कहा। उसकी आवाज भर्रा गई। आप इसे रख लीजिए, ये आपकी बात है, लेकिन मैं इसे पढ़ना नहीं चाहता। प्रिया ने पत्र को मेज पर रख दिया। उसकी आवाज नरम हो गई। आप हमेशा भाग नहीं सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका अगर सामना ना किया जाए तो वे हमेशा आप पर और बच्चों पर एक साये की तरह रहेंगी। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। पत्र वहां एक छोटे से कंकड़ की तरह शांति से पड़ा था, लेकिन उसके दिल में एक गरजता हुआ महासागर था। वो बिना कुछ कहे उठकर बाहर चला गया। प्रिया ने जोर नहीं दिया। उसने पत्र को अपने कमरे में ले जाकर दराज में रख दिया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वो जानती थी कि कुछ विदाइयों को पूरी तरह से सुनना जरूरी होता है ताकि जाने देना सीखा जा सके, और जिसे सबसे ज्यादा जाने देने की जरूरत थी वो रोहन था। कुछ दिनों बाद रोहन सामान्य से ज्यादा चुप हो गया। वो देर से घर आता, कम खाता। उसकी आंखें हमेशा परिवार से जुड़ी हर चीज से बचती हुई लगती थीं। अनाया और आरव ने ये महसूस किया। वे कम बोलने लगे या चिंता के साथ अपने पिता की ओर देखने लगे। प्रिया ने ये देखकर एक और तरीका खोजने का फैसला किया। उसने 2 बच्चों को उनकी माँ के बारे में कहानियां सुनाना शुरू किया, धीरे धीरे और बिना उदासी के। तुम्हारी माँ को गुलदाउदी के फूल बहुत पसंद थे। जब भी वो दुखी होती तो वो बगीचे से एक छोटा गुलदस्ता काटकर अपनी स्टडी टेबल पर रख लेती थीं। मीरा जी कहती थीं कि गुलदाउदी को देखकर उम्मीद दिखती है। सच में?
बीबी? अनाया ने अपनी आंखें गोल की। हाँ, और तुम्हारी माँ बहुत अच्छा गाती थी। एक बार लोरी गाते गाते मीरा जी तुमसे पहले ही सो गईं। दोनों बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। एक मुस्कान जो किसी ऐसे व्यक्ति की गर्मजोशी लिए हुए थी जो अब नहीं था। लेकिन जब आरव ने पूछा कि पापा माँ के बारे में कभी क्यों नहीं बताते, तो प्रिया ने बस धीरे से सिर हिलाया, क्योंकि शायद पापा अभी तैयार नहीं है। लेकिन अगर तुम पापा को बताओ तो शायद वो सुनेंगे। ये पहला बीज था जो उसने बोया। एक हफ्ते बाद आरव ने एक बड़ी तस्वीर बनाई जिसमें पूरा परिवार बरामदे के नीचे बैठा था। माँ गिटार पकड़े हुए थी, अनाया और आरव ताली बजा रहे थे और रोहन सुन रहा था। उसका चेहरा आधा मुस्कुराता हुआ और आधा हैरान था। बच्चे ने तस्वीर रोहन को दी और कहा, मैंने माँ को बनाया है, क्या आपको माँ की याद है? रोहन ने उसे लिया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने तस्वीर में हर विवरण को देखा। उसकी नजर मीरा के सरल, सादे लेकिन प्यार भरे चेहरे पर टिक गई। किसी ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दोपहर रोहन उस दराज को खोलने के लिए कमरे में गया जिसका इस्तेमाल प्रिया अक्सर करती थी, और पत्र निकाला। उसने हर पंक्ति को बहुत धीरे धीरे पढ़ा। प्रिय रोहन, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे तो शायद मुझे इस दुनिया को छोड़े हुए कुछ समय हो गया होगा। मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें दर्द दिया, और इससे भी ज्यादा दुख है कि मैं तुम्हारे साथ हमारे प्यारे बच्चों को पालने के सालों में साथ नहीं रह सकी। रोहन रो पड़ा। मैं जानती हूं कि तुम एक ऐसे आदमी हो जो अपनी भावनाओं को कम ही व्यक्त करता है, लेकिन अंदर से तुम एक अद्भुत पिता हो। बच्चों से बात करना, उन्हें मेरे बारे में बताना, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जो मर चुका है, बल्कि एक खूबसूरत याद के हिस्से के रूप में। हर शब्द उसके दिल में उतर रहा था। हर पंक्ति किसी दूसरी दुनिया से एक कोमल फुसफुसाहट की तरह थी। पत्र के अंत में लिखावट थोड़ी झुकी हुई थी, शायद दर्द में लिखी गई थी। अगर कोई आता है और तुम्हारे दिल को फिर से जीवित करता है तो कृपया उसे दूर मत भगाना। मुझे जलन नहीं होगी। मैं बस चाहती हूं कि तुम खुश रहो, बच्चों के लिए और अपने लिए फिर से प्यार करना। कागज आंसुओं से भीग गया था। उस रात जब दोनों बच्चे सो चुके थे, रोहन ने प्रिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला। जब उसने उसे वहां खड़ा देखा तो उसकी आंखें हैरान थी। हाथ में मुड़ा हुआ पत्र था। तुम सही थी। मैं बहुत लंबे समय से भाग रहा था। उसने उसे आरव की बनाई तस्वीर के साथ पत्र दिखाया। क्या तुम यहां और ज्यादा समय तक रह सकती हो? प्रिया ने उसे देखा। एक साधारण सवाल, लेकिन उसके पीछे भावनाओं की कितनी परतें छिपी थीं। उसने सिर हिलाया। मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है। रोहन ने राहत की सांस ली। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार उसकी आंखें नरम और गर्म हो गईं। अगली सुबह पूरा परिवार बगीचे में चंपा के पेड़ के बगल में गुलदाउदी का एक और पौधा लगाने गया। प्रिया मिट्टी खोद रही थी, अनाया पानी दे रही थी। आरव एक पीली तितली को उड़कर आते और बैठते देखकर खुशी से चिल्लाया। रोहन तीनों को देख रहा था, हाथ में पानी का कैन पकड़े हुए। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और पौधे की जड़ में और पानी डाला। माँ को गुलदाउदी बहुत पसंद थी, उसने कहा, क्योंकि ये बहुत लचीला होता है और हमेशा तब खिलता है जब मौसम ठंडा हो जाता है। दोनों बच्चों ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें चमक रही थीं। प्रिया ने झुककर जड़ के चारों ओर की मिट्टी को धीरे से सहलाया। गुलदाउदी उम्मीद है, और उम्मीद वो चीज है जिसकी हर किसी को जीने की जरूरत होती है। चारों ने एक दूसरे को देखा। किसी ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन मुस्कान और आंखों ने यह समझने के लिए काफी था कि कुछ नुकसान भुलाए नहीं जा सकते, लेकिन उन्हें भूलने की जरूरत भी नहीं है। बस यादों की नई उपस्थिति में प्यार करना सीखना है। और एक मृत व्यक्ति का पत्र अंत में वो कर गया जो पहले का सारा दर्द नहीं कर सका था। उसने एक कसकर बंद दिल का दरवाजा खोल दिया ताकि वर्तमान की गर्म रोशनी को अंदर आने का मौका मिल सके। एक सप्ताहांत की सुबह। आसमान में बादल छाए हुए थे। यमुना नदी से ठंडी हवा चल रही थी, जिससे शांत विला का माहौल और भी गंभीर हो गया। प्रिया दूसरी मंजिल की सफाई कर रही थी। उस लम्बे दालान पर धूल पहुंच रही थी जो एक कोने में एक पुराने लकड़ी के दरवाजे तक जाता था। घर का एकमात्र कमरा जिसमें वो कभी नहीं गई थी। जिस दिन से प्रिया काम पर आई थी वो कमरा हमेशा बंद रहता था
रोहन ने एक बार अधूरे स्वर में कहा था, उसे मत छूना, वो एक निजी जगह थी। जब भी उसने पूछा, दोनों बच्चों ने भी बस सिर हिला दिया। कमरा एक निषिद्ध क्षेत्र बन गया, जहां रहस्य एक कांच की बोतल में बंद तूफान की तरह छिपाए गए थे। लेकिन आज जब वो सफाई कर रही थी, तो प्रिया ने एक खड़खड़ाहट की आवाज सुनी। ऐसी आवाज जैसे कोई कमरे में कुछ ढूंढ रहा हो। वो वहीं जम गई। उसने अपना कान करीब लगाया, लेकिन फिर सन्नाटा हो गया। वो मुड़ने ही वाली थी कि उसने देखा कि दरवाजा बंद नहीं था। पीतल का जंग लगा हैंडल थोड़ा खुला था। दरार इतनी थी कि मंद रोशनी बाहर आ रही थी। प्रिया ने चारों ओर देखा। इस मंजिल पर कोई नहीं था। जिज्ञासा से भरकर उसने दरवाजा धकेला। लंबे समय से रखे लकड़ी के फर्नीचर की पुरानी भीनी महक आई। मंद रोशनी पर्दे से ढकी खिड़की से छनकर आ रही थी। स्टडी टेबल, बुक शेल्फ और दीवार के पास रखे छोटे बिस्तर पर पड़ रही थी। मेज पर अभी भी एक चीनी मिट्टी का कप था, जिसके अंदर एक फाउंटेन पेन, लिखने का कागज, एक बड़े करीने से मोड़ा हुआ रुमाल था। सब कुछ वैसे ही रखा हुआ था जैसे उसका मालिक आज सुबह ही गया हो। प्रिया दबे पांव अंदर गई। अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकी। हर चीज पर एक सावधान महिला के स्पष्ट निशान थे। मेज पर एक लकड़ी के फ्रेम में एक तस्वीर थी जो धुंधली हो गई थी। रोहन, मीरा और 2 बच्चे, जब वे बहुत छोटे थे। हर कोई मुस्कुरा रहा था। मीरा की नजरें रोहन की ओर कोमल और प्यार भरी थीं। प्रिया बैठ गई, धीरे से बुकशेल्फ पर धूल को सहलाया। एक चमड़े के कवर वाली डायरी में एक छोटी नोटबुक फंसी हुई थी। उसने उसे खोला। टेढ़ी मेढ़ी, बिखरी हुई लेकिन भावनाओं से भरी पंक्तियां पढ़ीं। कीमो के 17 दिन बाद। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन जब अनाया और आरव दौड़कर मेरे पैर पकड़ते हैं तो मुझे लगता है कि मुझ में एक और दिन जीने की ताकत है। रोहन अभी भी कुछ नहीं कहता। मैंने उसे बाथरूम में रोते देखा। मैंने सोने का नाटक किया। हम अब एक दूसरे से बहुत कम बात करते हैं। कल मुझे फिर से अस्पताल जाना है। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं खुश भी हूं। कम से कम अस्पताल में मुझे अपने पति की चिंतित आंखें नहीं देखनी पड़ती जब वो मुझे देखता है। प्रिया ने नोटबुक बंद कर दी। वो बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों में चलन हो रही थी। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। वो चौंक कर पीछे मुड़ी। ये रोहन था। वो दरवाजे पर खड़ा था। उसकी मुट्ठी भींची हुई थी। जब उसने उसे नोटबुक पकड़े देखा तो उसकी आंखें स्तब्ध थीं। दोनों एक पल के लिए चुप रहे। माहौल बहुत भारी हो गया। फिर रोहन अंदर आया, दरवाजा बंद कर दिया। मैं भूल गया था कि ताला टूट गया है, उसने धीरे से कहा। मुझे माफ करना कि मैं अंदर आ गई। लेकिन मैं अंदर आए बिना नहीं रह सकी। मुझे ये समझने की जरूरत थी कि इस घर में उदासी इतनी गहरी क्यों है। रोहन उसके बगल में बैठ गया, सीधे नहीं देख रहा था। उसने नोटबुक को छुआ, उसे धीरे से सहलाया, जैसे वो एक ऐसी याद के हिस्से को छू रहा हो जिसका उसने कभी सामना करने की हिम्मत नहीं की। ये मीरा का कमरा है, उसने कहा। उसके जाने के बाद मैंने सब कुछ वैसे ही रखा। मैंने किसी को इसे साफ नहीं करने दिया, किसी को इसे छूने नहीं दिया। हर बार जब मैं दरवाजा खोलता तो मुझे लगता कि मैं एक गहरे गड्ढे में खिंच रहा हूं। इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया, जैसे ये मौजूद ही नहीं है। लेकिन आप एक ऐसे घर में कैसे रह सकते हैं जिसमें एक कमरा यादों से भरा हो जो कभी बंद नहीं हुआ? प्रिया ने पूछा। रोहन ने उसे देखा। पहली बार उसकी आंखें वास्तव में कमजोर लग रही थीं। नहीं रह सकता। लेकिन मुझे नहीं पता कि और क्या करना है। वो उठा, खिड़की के पास गया और धीरे से पर्दा हटाया। मंद धूप कमरे में आई, बिस्तर के अंत में बड़े करीने से मुड़े हुए कंबल पर पड़ी। वो अपने अंतिम दिनों में यहां लेटी थी। अस्पताल जाने से मना कर दिया। घर पर रहना चाहती थी, बच्चों के पास, मेरे पास। हर रात मैं उसे किताबें पढ़कर सुनाता था, लेकिन जब से वो नहीं रही, मैंने एक बार भी किताब खोलने की हिम्मत नहीं की। प्रिया पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा। आपको मीरा को भूलने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस याद के साथ जीना सीखना है और उसे आपको आगे बढ़ने में मदद करने देना है, भागने में नहीं। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो। मैं अभी भी उसे सपने में देखता हूं। कोई शिकायत नहीं करती, बस चुपचाप मुझे देखती रहती है। उसने एक बार कहा था, अगर मैं भविष्य में किसी और से प्यार करूं
तो उसे प्यार करने देना। मैंने वादा किया था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूं। प्रिया मुड़ी, उसकी आंखें नरम हो गईं। मुझे आपसे कोई वादा नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूं कि आप मेरे साथ, बच्चों के साथ और खुद के साथ ईमानदार रहें। वे वहां खड़े थे, उस कमरे में जो मीरा की अंतिम उपस्थिति का स्थान था। कोई आंसू नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस दो आत्माओं के बीच एक गहरी सहानुभूति थी जो कभी घावों से भरी थी। शाम को रोहन एक बड़ा कागज का बक्सा लिविंग रूम में लाया। उसने उसे फर्श के बीच में रखा, दो बच्चों को बुलाया। ये माँ का सामान है, उसने कहा। मैं इसे रखना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि माँ कैसे रहती थी, कैसे प्यार करती थी। अनाया और आरव ने बक्से का ढक्कन खोला। अंदर एक ऊनी स्कार्फ, उनके बचपन की टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग, एक किताब जो माँ ने अधूरी पढ़ी थी, कुछ पुराने जन्मदिन कार्ड थे। अनाया ने स्कार्फ उठाया, उसकी नाक हल्के से कांपी। माँ ने ये मेरे लिए बुना था, है ना? बच्ची ने पूछा। रोहन ने सिर हिलाया। आरव ने पुरानी तस्वीर पकड़ी, उसके होंठ भींच गए। माँ बहुत सुंदर थी, मुझे माँ की खुशबू याद है। रोहन अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सका। उसने अपने दो बच्चों को गले लगा लिया। अब से अगर तुम्हें माँ की याद आए तो तुम उस कमरे में जा सकते हो। छिपाने की जरूरत नहीं है। माँ हर याद में यही है, हर सांस में। प्रिया दूर से चुपचाप देख रही थी। वो जानती थी कि आखिरी दरवाजा खुल गया है, न केवल कमरे का दरवाजा, बल्कि रोहन के दिल का दरवाजा भी, जहां प्यार, यादें और नया जीवन एक साथ घुलने लगे थे, एक नई धड़कन बना रहे थे। बाहर नदी से हवा धीरे धीरे बह रही थी। कभी ठंडा रहने वाला विला अब रोशनी से जगमगा रहा था और उन लोगों की हंसी से गूंज रहा था जो फिर से जीना, प्यार करना और ये विश्वास करना सीख रहे थे कि भले ही जीवन कुछ भी छीन ले, अगर आप अपना दिल खोल सकते हैं तो खुशी के पास हमेशा वापस आने का एक रास्ता होता है। जिस दिन से मीरा का कमरा खोला गया, घर का माहौल हल्का हो गया। परिवार के खाने में हंसी गूंजने लगी। अनाया खुशी खुशी माँ की और तस्वीरें बनाने लगी, उन्हें पूरे लिविंग रूम में लटकाने लगी। रोहन ने अतीत के बारे में और बताना शुरू किया, उन दिनों के बारे में जब वो और मीरा गरीब थे और उन्होंने मिलकर एक छोटा सा कैफे खोला था। फिर जब काम सफल हुआ तो उन्होंने मिलकर आज का साम्राज्य बनाया। प्रिया ने इन बदलावों को देखा, मन ही मन खुश हुई। उसने सोचा कि शायद सभी घाव धीरे धीरे भर रहे हैं। कभी कभी कमलाबाई अभी भी आती, साथ में अदरक की कैंडी या अचार लाती। उनकी आवाज अभी भी सख्त थी, लेकिन उनकी आंखों में अब एक अलग गर्म और कोमल भाव था। उन्होंने प्रिया को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो इस घर को रोशन कर दिया है। प्रिया बस मुस्कुराई, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन दिल में वो जानती थी कि कुछ दिलों को भी खुलने में समय लगता है। लेकिन इस घर में केवल एक व्यक्ति था जो नहीं बदला, आरव। वो लड़का दिन ब दिन और भी चुप होता जा रहा था। अब वो अपनी बहन के साथ उत्साह से नहीं खेलता था। जब प्रिया उसका पसंदीदा व्यंजन बनाती तो वो अब उछलता कूदता नहीं था। इसके बजाय आरव अक्सर आंगन के एक कोने में अकेला बैठा रहता। उसकी आंखें दूर तक देखती रहतीं, जैसे कोई बड़ा आदमी जीवन की समस्याओं पर विचार कर रहा हो। प्रिया ने देखा कि जब भी कोई माँ का जिक्र करता, आरव चुप हो जाता। हर रात वो लड़का अपने कंबल में लिपट जाता, न किताबें पढ़ता न बात करता, और कभी कभी सपने में वो रुक रुक कर चीखता, जैसे किसी को बुला रहा हो, लेकिन आवाज गले में ही फंस जाती। एक रात प्रिया ने आरव के कमरे से एक अजीब आवाज सुनी। वो धीरे से गई। दरवाजा थोड़ा खोला। आरव बिस्तर पर बैठा था, तकिया कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें अंधेरे में बड़ी बड़ी खुली थीं। आरव, प्रिया ने धीरे से बुलाया। अंदर मत आना। लड़के ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसने वो नजर कभी नहीं देखी थी, एक घबराई हुई नजर, जैसे किसी को ठंडे अंधेरे में फेंक दिया गया हो। मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही हूं। क्या तुम सो नहीं पा रहे हो? आरव चुप रहा। प्रिया अंदर नहीं गई, बस दरवाजे के बाहर बैठ गई। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। हर बार जब बिजली चली जाती तो मैं कंबल में छिप जाती।
सोचती कि अंधेरे में भूत हैं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि सबसे डरावनी चीज़ अंधेरा नहीं है, बल्कि जब तुम्हारे साथ कोई ना हो जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उससे बाहर निकाले। थोड़ी देर बाद आरव ने धीरे से कहा, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, मुझे बस डर लगता है कि अगर मैं सो गया तो माँ फिर से गायब हो जाएंगी। प्रिया का गला रुंध गया। वो बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही। फिर पूछा, क्या तुमने माँ को सपने में देखा? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। माँ दरवाजे पर खड़ी थीं। मुझे नहीं बुलाया। वो बिना पीछे मुड़े चली गईं। मैं उन्हें बुलाता रहा, उन्होंने नहीं सुना। लड़के की आवाज एक लंबे समय से दबी हुई धारा की तरह फूट पड़ी। माँ ने वादा किया था कि वो मुझे नहीं छोड़ेंगी। माँ ने कहा था कि वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन माँ ने झूठ बोला। माँ बिना कुछ कहे चली गईं, बस एक लंबी नींद सो गईं। प्रिया उठी, अंदर गईं और आरव को गले लगा लिया। माँ तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। आरव, तुम्हारी माँ ने रुकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका शरीर बहुत थक गया था। वो अलविदा नहीं कह सकी, इसलिए नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि इसलिए कि वो नहीं कर सकती थी। आरव ने अपना सिर प्रिया के कंधे में छिपा लिया। उसके छोटे कंधे कांप रहे थे। मैं माँ से नफरत करता हूँ, मैं पापा से नफरत करता हूँ, दोनों ने मुझसे छिपाया। किसी ने नहीं बताया कि माँ हमेशा के लिए चली जाएंगी। मैं माँ को आखिरी बार गले नहीं लगा सका। तुम गुस्सा कर सकते हो, रो सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें माफ भी करना होगा, क्योंकि माफी ही एकमात्र तरीका है जिससे हम जिसे प्यार करते हैं उसे अपने पास रख सकते हैं, सपनों ने नहीं बल्कि दिल में। आरव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने प्रिया को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसने अभी अभी अपने दिल से एक पत्थर हटाया हो। अगले दिन रोहन अचानक जल्दी घर आ गया। उसने देखा कि प्रिया अनाया को रंग भरना सिखा रही है और आरव पास में किताब पढ़ रहा है। तुम क्या पढ़ रहे हो? रोहन ने पूछा। माँ की डायरी, आरव ने जवाब दिया। उसकी आंखें पन्ने से नहीं हटी। रोहन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। लड़के ने डायरी उठाई। माँ ने बहुत कुछ लिखा है। माँ पापा को याद करके रोती थी। माँ को मेरी चिंता थी जब मुझे बुखार था। माँ ने कहा कि उन्हें डर है कि मैं बड़ा होकर उनकी आवाज़ भूल जाऊंगा। रोहन पास आया, धीरे से उसके बगल में बैठ गया। मैं नहीं भूलूंगा, आरव ने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन मैं माँ से गुस्सा था। मुझे लगा कि माँ ने झूठ बोला। अब मैं समझ गया हूं। रोहन ने अपने बेटे को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आरव के सिर पर हाथ फेरा। मैं भी माँ से गुस्सा था, खुद से गुस्सा था, क्योंकि मैं माँ को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। लेकिन तुम्हें पता है, गुस्सा कभी कभी दिल की प्रतिक्रिया होती है जब वो बहुत दर्द में होता है। आरव ने सिर उठाया। मैं अब गुस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं माँ को बिना रोए याद करना चाहता हूँ। प्रिया पास आई और मुस्कुराई। तो हम माँ के साथ एक यादों का कोना बनाते हैं लिविंग रूम में, ताकि जब भी किसी को याद आए तो वो वहां जाकर तस्वीरें चिपका सके, तस्वीरें लटका सके, पुरानी कहानियां सुना सके। अनाया खुशी से चिल्लाई, बहुत बढ़िया, मेरे पास अभी भी वो तस्वीर है जिसमें माँ गिटार पकड़े हुए हैं। आरव कई दिनों में पहली बार मुस्कुराया। 3 दिन बाद यादों का कोना पूरा हो गया। एक छोटी सी दीवार को गुलदाउदी के फूल वाले वॉलपेपर से ढक दिया गया था, जो माँ का पसंदीदा फूल था। मीरा की तस्वीरें, चित्र, छोटी कविताएं, यहाँ तक कि वो किताब भी जो उसने अधूरी पढ़ी थी, एक शेल्फ में बड़े करीने से रखी गई थी। आरव ने उस पर एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया रखी। माँ ने बताया था कि ये गुड़िया उन्होंने शिमला के नाइट मार्केट से खरीदी थी। माँ ने कहा था कि वो इसे बड़ी होने पर अनाया को देंगी, लेकिन अब ये यहाँ सभी के लिए यादें सहेज कर रखेगी। प्रिया चुपचाप देखती रही। उसने आरव की आंखों में एक स्पष्ट बदलाव देखा। अब कोई छिपाव नहीं था, कोई खामोशी नहीं थी। वो लड़का व्यक्त करना सीख रहा था, अपने ही दर्द से बड़ा होना सीख रहा था। उस शाम जब प्रिया रसोई की सफाई कर रही थी, रोहन अंदर आया। उसने उसे देखा। उसकी आंखें पहले से ज्यादा शांत थीं। धन्यवाद, उसने कहा। किस लिए? क्योंकि तुम रुकी, तुमने सुना और तुमने इस घर में हर एक को ठीक किया। प्रिया मुस्कुराई। मैंने तो बस गिरे हुए पत्थरों को वापस रखा है। घर तो आपने और बच्चों ने मिलकर फिर से बनाया है। रोहन ने उसे बहुत देर तक देखा,
फिर धीरे से सिर हिलाया। पहले मैं सोचता था कि मैं हमेशा अतीत में जीऊंगा, लेकिन अब हर बार जब मैं आरव को मुस्कुराते हुए देखता हूं तो मुझे मीरा की आंखें दिखती हैं, कोमल लेकिन मजबूत। और मुझे विश्वास है कि अतीत ने मुझे सबसे खूबसूरत चीज दी है। ये बच्चे और तुम भी। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। वो बालकनी में गई जहां हवा पत्तियों के बीच से गुजर रही थी। रोहन उसके पीछे गया और बगल में खड़ा हो गया। आंगन में अनाया और आरव पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। उनकी हंसी पूरे बड़े आंगन में गूंज रही थी। प्रिया मुड़ी और फुसफुसाई। शायद उनकी माँ भी कहीं से मुस्कुरा रही होंगी। और उनके दिलों में अंधेरा प्यार, सहानुभूति और आगे बढ़ने के साहस से पिघलने लगा था। भले ही आगे अभी भी दुख इंतजार कर रहे हों। सप्ताहांत की दोपहर जब प्रिया बरामदे में फूलों के गमलों की छटाई कर रही थी, एक टैक्सी विला की गेट के सामने रुकी। एक महिला ने गहरे नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी, धूप का चश्मा लगाया हुआ था, दुबली पतली लेकिन अधिकारपूर्ण लग रही थी। वो नीचे उतरी, अनाया घर के अंदर से दौड़ती हुई आई, खुशी से चिल्लाई, रिया मौसी। वो मीरा की बड़ी बहन थी, रोहन की दिवंगत पत्नी की। रिया दिल्ली में एक डॉक्टर थी। अपनी बहन के अंतिम संस्कार के बाद से बहुत कम ही मुंबई आती थी। रिया का आगमन उस शांत विला में एक अजीब हवा के झोंके की तरह था। रिया घर में दाखिल हुई। उसकी नजर चारों ओर घूमी, जैसे चुपचाप जगह का जायजा ले रही हो। उसने अनाया और आरव को गले लगाया और फिर रोहन से हाथ मिलाया। हाथ मिलाना ठंडा और कुछ हद तक औपचारिक था। मैंने पहले से नहीं बताया, डर था कि तुम लोग तैयारी में लग जाओगे। बस बच्चों का हालचाल देखने आई थी, रिया ने दृढ़ स्वर में कहा। रोहन ने सिर हिलाया, हालांकि उसके चेहरे पर थोड़ा तनाव था। दूर से प्रिया चुपचाप देख रही थी। वो रिया को नहीं जानती थी, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि ये महिला उन दरारों को साथ लाएगी जो अभी तक भरी नहीं थीं। रात का खाना एक अजीब माहौल में हुआ। रिया ने ज्यादा बात नहीं की, बस 2 बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उनकी पढ़ाई, दोस्तों के बारे में पूछा और फिर अचानक मुड़कर पूछा, तो अब बच्चों की देखभाल कौन करता है? कोई आया है क्या? प्रिया जो सूप परोस रही थी, रुक गई। रोहन ने जवाब दिया, प्रिया वो यहाँ कुछ महीनों से है। बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। नौकरानी है या घर की देखभाल करने वाली, वो इस घर की धुरी है। रोहन ने सीधे रिया की ओर देखते हुए कहा। रिया ने प्रिया की ओर एक नजर डाली और फिर अपने होंठ भींच लिए, कुछ और नहीं कहा। खाने के बाद रिया रोहन को स्टडी रूम में ले गई। क्या तुमने बच्चों को दिल्ली में मेरे साथ रहने का इरादा नहीं किया? वहां घर बड़ा है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल है, नाना नानी है, यहाँ बहुत सारी यादें हैं। यहाँ उनका घर है, वो जगह जहाँ उनकी माँ रहती थी, हर कोने की देखभाल करती थी। रोहन ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता, एक अजनबी महिला को साथ में रहने देना, 2 बच्चों के इतने करीब? बाहर के लोग क्या सोचेंगे? अगर तुम बच्चों की इतनी परवाह करती हो तो मीरा के अंतिम संस्कार के बाद तुमने एक बार भी फोन करके क्यों नहीं पूछा कि बच्चे कैसे जी रहे हैं? रोहन ने उल्टा सवाल किया। रिया चुप हो गई। माफ करना, लेकिन तुम्हें ये तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालता हूं। उस समय दरवाजे के बाहर प्रिया ने गलती से बातचीत का आखिरी हिस्सा सुन लिया। उसने पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ लिया कि इस घर में उसकी स्थिति कभी भी निश्चित नहीं थी। अगली सुबह रिया ने प्रिया को बगीचे में टहलने के लिए आमंत्रित किया। माहौल भारी था। हालांकि दोनों मुस्कुरा रहे थे। मैं एक स्कूल मनोवैज्ञानिक हूं, मैं एक नज़र में समझ जाती हूं। प्रिया, तुम ईमानदार लगती हो, लेकिन तुम एक संवेदनशील सीमा के बहुत करीब खड़ी हो। रिया ने बात शुरू की। मेरा कोई सीमा पार करने का इरादा नहीं है, मैं बस चाहती हूं कि बच्चे बेहतर जीवन जिएं। प्रिया ने जवाब दिया। लेकिन तुम साथ रहती हो, साथ खाती हो, दूसरों के बच्चों को पढ़ाती हो और धीरे धीरे एक रिश्तेदार बन जाती हो। पता ही नहीं चलता। इसी तरह कई अस्पष्ट कहानियां शुरू होती हैं। रिया की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन शांत रही। मैंने कभी किसी की जगह लेने के बारे में नहीं सोचा। मैं कभी नहीं चाहती कि बच्चे मुझे मां कहें। मैं बस वो व्यक्ति बनना चाहती हूं जिस पर बच्चे भरोसा कर सकें, जिस पर वे निर्भर रह सकें। रिया रुक गई और सीधे प्रिया की आंखों में देखा। भरोसा किया जा सकता है, लेकिन निर्भर नहीं रहना चाहिए।
प्रिया समझ गई कि ये अब सलाह नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। उस रात रोहन प्रिया के पास बालकनी में बैठ गया। उसके हाथ में 2 कप गर्म चाय थी। तुम ठीक हो? जी, मैं ठीक हूं। रिया ने तुमसे क्या कहा? वो बच्चों और आपकी चिंता कर रही थी। रोहन चुपचाप दूर देखने लगा। तुम्हें पता है, एक समय था जब रिया ने मीरा को मुझसे मिलने से मना किया था, क्योंकि उसे लगता था कि मैं उसके लिए अच्छा नहीं हूं। ये सही भी था। उस समय मैं एक गरीब प्रोग्रामर था, लेकिन वो अपने प्रियजनों की रक्षा करने में गलत नहीं थी। हाँ, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा सुरक्षा लोगों को चोट पहुंचाती है। है जैसे वो बच्चों को तुमसे बचाने की कोशिश कर रही है। प्रिया ने सिर उठाया। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं रहना चाहिए तो मैं... रोहन ने उसका हाथ अपने हाथ पर रखा, बात काट दी। ऐसा मत कहो, तुम इस घर का हिस्सा बन चुकी हो। मैं किसी को ये छीनने नहीं दूंगा। प्रिया ने उसे देखा, उसकी आंखें भर आईं। लेकिन वो जानती थी कि आज के शब्द उन छिपी हुई लहरों को नहीं मिटा सकते जो उठने लगी थीं। 2 दिन बाद रिया ने अनाया और आरव के साथ एक निजी बातचीत की। उसने कुछ हल्के मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार किए। बच्चों से उनके जीवन, भावनाओं और विशेष रूप से प्रिया के बारे में उनकी भावनाओं के बारे में पूछा। प्रिया दीदी अच्छी हैं, अनाया ने जवाब दिया। वो मज़ेदार कहानियां सुनाती हैं, केक बनाना जानती हैं, गाना जानती हैं, आरव ने कहा। लेकिन क्या तुम्हें माँ की याद आती है? हाँ, आती है, लेकिन माँ ने कहा था कि हमें खुश रहना है और अच्छा जीवन जीना है। प्रिया दीदी हमें ऐसा करने में मदद करती हैं, आरव ने दृढ़ स्वर में कहा। रिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। हालांकि वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो समझ गई कि प्रिया और 2 बच्चों के बीच का रिश्ता सच्चा था। ये प्यार और धैर्य का एक बंधन था जिसे कोई भी मजबूर या बदल नहीं सकता था। उस शाम रिया दिल्ली लौटने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। जाने से पहले उसने रोहन से कहा, तुम कैसे जीते हो ये तुम्हारा अधिकार है, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूं कि तुम याद रखो कि कुछ घाव अगर सावधानी से ना संभाले जाएं तो तुम्हारे और बच्चों दोनों के लिए लंबे समय तक निशान छोड़ जाएंगे। रोहन ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं, लेकिन कई सालों में पहली बार बच्चे मुस्कुराना, साझा करना और किसी को भरोसे की आंखों से बुलाना जानते हैं। ये कुछ ऐसा है जो मैं अकेले नहीं कर सकता। रिया दरवाजे से बाहर निकली, लेकिन इस बार वो मुड़ी और प्रिया को देखा जो सीढ़ियों के पास खड़ी थी। मुझे उम्मीद है कि तुम बच्चों को निराश नहीं करोगी। प्रिया ने सिर झुका लिया, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में एक धीमी आग जल रही थी। उसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी। बस वही करना था जो करने की जरूरत थी। गेट रिया के पीछे बंद हो गया। तूफान अस्थायी रूप से गुजर गया, लेकिन झील की सतह पर अभी भी लहरें थीं जो शांत नहीं हुई थीं। और प्रिया जानती थी कि असली चुनौती बाहर के लोगों में नहीं, बल्कि पीछे रहने वालों के बीच विश्वास और दृढ़ता में है। दिसंबर में दिल्ली की हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। सुबह सुबह विला के गेट के सामने बोगिनविलिया की बेल पर हल्की ओस छाई रहती, जिससे एक धुंधला पर्दा बन जाता, जैसे अनकही बातों को छिपा रहा हो। अनाया और आरव के स्टडी रूम में धूप खिड़की के फ्रेम से अंदर आ रही थी। मेज पर बड़े करीने से रखे छोटे लकड़ी के बक्से पर पड़ रही थी। ये एक विशेष मेल बॉक्स था जिसे प्रिया ने ध्यान से तैयार किया था, जिस पर लेबल लगा था, रहस्यों और सपनों को रखने की जगह। दीदी, ये किस लिए है? अनाया ने उत्सुकता से पूछा जब प्रिया ने बक्सा कमरे के बीच में रखा। ये भावनाओं का लकड़ी का बक्सा है जहां तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो जो तुम कहना नहीं चाहते या कहने के लिए तैयार नहीं हो। ये दुख, एक इच्छा या एक माफी भी हो सकती है। मैं इसे तब तक नहीं पढ़ूंगी जब तक तुम लोग मुझे अनुमति नहीं देते। आरव चुपचाप बक्से को देखता रहा। उसकी आंखें विचारमग्न थीं, जैसे वो किसी चीज से जूझ रहा हो। प्रिया ने यह देखकर बस प्यार से मुस्कुराया और फिर 3 रंगीन कागज निकालकर पास में रख दिए। मैं भी इसमें डाल सकती हूं ना, मेरे भी तो इमोशंस हैं। उस शाम जब बच्चे सो गए, प्रिया ने चुपचाप अपनी अलमारी की दराज खोली और एक कागज निकाला। उसने संक्षेप में लिखा, मुझे जाने से डर लगता है, भले ही कोई मुझे भगा नहीं रहा है। कागज को आधा मोड़ा, उसने उसे बक्से में रख दिया। एक छोटा सा काम, लेकिन जैसे उसने अभी अभी अपने दिल से एक पत्थर हटाया हो। कुछ दिनों बाद प्रिया ने देखा कि आरव ने चुपके से कागज बक्से में डाला। उसने ये इतनी जल्दी किया जैसे पकड़े जाने का डर हो।
प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस अनजान बनने का नाटक किया। रविवार की सुबह स्टडी रूम की सफाई करते समय अनाया खिलखिलाकर हंसी। दीदी, बक्सा खोलो। मैंने आपको अपना कागज पढ़ने की अनुमति दी है। प्रिया ने उसे खोला, एक नारंगी रंग का कागज निकाला जिस पर गोल मटोल लिखावट थी। मेरी इच्छा है कि माँ मेरी नई पेंटिंग देख पाती और मेरी इच्छा है कि पापा और ज्यादा मुस्कुराते। प्रिया ने कागज को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया, मुस्कुराई। तुम बहुत सुंदर पेंटिंग करती हो, अगर तुम्हारी माँ देखती तो उन्हें निश्चित रूप से बहुत गर्व होता। अनाया ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू थे। क्या आपको लगता है कि माँ देख रही हैं? मुझे लगता है कि हाँ, तुम्हारे दिल से। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन से वो अक्सर लकड़ी के बक्से के सामने चुपचाप बैठा रहता। कभी कभी उसमें एक छोटा कागज का टुकड़ा डाल देता। रोहन ने भी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन वो मेज पर बैठा, एक भूरे रंग के कागज पर कलम से लिखने लगा। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें आखिरी बार चूम नहीं सका। किसी को नहीं पता था कि उसने क्या लिखा, लेकिन अगली सुबह उसने अंडे का रोल बनाया, वो व्यंजन जो मीरा ने कई सालों में पहली बार बच्चों के लिए बनाया था। एक दोपहर जब प्रिया घर के पीछे कपड़े सुखा रही थी, अनाया दौड़कर आई और उसे बुलाया। प्रिया दीदी, आरव कमरे में रो रहा है। प्रिया जल्दी से ऊपर भागी। आरव कमरे के कोने में बैठा था, दोनों हाथों से लकड़ी का बक्सा पकड़े हुए, आंसू बह रहे थे। क्या हुआ तुम्हें? मैंने गलती से एक पुराना कागज पढ़ लिया। जो माँ ने पापा के लिए लिखा था। प्रिया रुक गई। वो कागज तुम्हें कहाँ से मिला? माँ की नोटबुक में, जो वो दराज में भूल गई थी। मैंने एक अजीब लिखावट देखी। मुझे लगा कि ये एक पाठ है, लेकिन ये माँ का पत्र था, जो उन्होंने आखिरी बार अस्पताल जाने से पहले लिखा था। आरव ने कांपते हुए प्रिया को एक पुराना, पीला पड़ चुका कागज दिया। मीरा की कोमल लिखावट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। अगर एक दिन मैं नहीं रही तो तुम मेरी जगह जीना, बच्चों को पतझड़, वसंत और बारिश के मौसम में घुमाना। खुद से गुस्सा मत होना, क्योंकि तुमने मुझे पूरे दिल से प्यार किया है। प्रिया ने आरव को गले लगा लिया। तुम पढ़ने में गलत नहीं थे, लेकिन दर्द कभी कभी ये समझने के लिए जरूरी होता है कि प्यार कितना कीमती है। आरव फूट फूट कर रो पड़ा, जैसे उसने पहली बार अपने दिल को टूटने दिया हो। उस शाम पूरा परिवार खाने की मेज के चारों ओर बैठा था। किसी ने दोपहर की घटना के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन माहौल शांत और नरम हो गया था, जैसे अभी अभी एक छोटा सा तूफान गुजरा हो। रोहन ने अपना कटोरा नीचे रखा, अपने 2 बच्चों को देखा। मैंने इस सप्ताहांत तुम्हें आकाशदीप छोड़ने ले जाने की योजना बनाई है। ये माँ की पुण्यतिथि का स्मारक समारोह है। हम मोमबत्तियां जलाएंगे, लालटेन पर इच्छाएं लिखेंगे और उन्हें नदी में छोड़ देंगे। माँ को पता चल जाएगा, अनाया खुशी से चिल्लाई, जबकि आरव ने बस सिर हिलाया। मैं लिखूंगा। माँ, मैंने वो तस्वीर बनाई है जिसे टीचर ने क्लास में सबसे अच्छी कहा है। और तुम? प्रिया ने आरव से पूछा। आरव ने लकड़ी के बक्से को देखा और फिर जवाब दिया। मैं लिखूंगा कि मैं माँ को माफ करता हूं। मुझे पता है कि वो जाना नहीं चाहती थी। रोहन का गला रुंध गया। वो प्रिया की ओर मुड़ा। उसकी आंखें कोमल थीं। लकड़ी के बक्से का विचार तुम्हारा था। मैंने ये पुराने अनाथालय से सीखा था। बच्चे अक्सर अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह छिपाते हैं, लेकिन एक बार जब उन्हें रखने के लिए कोई जगह मिल जाती है तो वे हल्का महसूस करते हैं। और बड़े भी, रोहन ने कहा। उसका हाथ धीरे से लकड़ी के बक्से पर रखा। उस रात सोने से पहले अनाया ने प्रिया के कमरे का दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक चौथाई मुड़ा हुआ कागज थमाया। मुझे लगता है कि अगर आप सौतेली माँ बनती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन केवल अगर आप चाहें। प्रिया ने कागज को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल धड़क उठा, दर्द से नहीं बल्कि भावनाओं से। सप्ताहांत में पूरा परिवार आकाशदीप छोड़ने के लिए नदी के किनारे गया। आसमान हल्का अंधेरा था। हवा ठंडी थी और पानी की सतह मोमबत्तियों की रोशनी में चमक रही थी। आरव और अनाया ने लालटेन को पानी में रखा। उन्हें तब तक देखते रहे जब तक वे दूर नहीं चले गए। रोहन ने अपने 2 बच्चों का हाथ पकड़ा। उसकी आंखें आकाश की ओर उठीं। प्रिया पास में खड़ी थी। उसका हाथ धीरे से अपने बैग पर लटके छोटे लकड़ी के मोतियों की माला को छू रहा था। वो उपहार जो आरव ने चुपके से लकड़ी के बक्से में रखा था। साथ में एक पंक्ति थी।
प्रिया दीदी, वो रोशनी है जब हमारे घर में बिजली चली जाती है। और वो समझ गई कि चमत्कार बक्से में नहीं था, बल्कि उस तरीके में था जिस तरह से हर कोई अपने दिल के साथ ईमानदार होने लगा था। सोमवार की सुबह हर दिन की तरह शांति से बीती। बगीचे के पीछे पक्षियों का चहचहाना, रसोई में टोस्टेड ब्रेड की महक और अनाया की खिलखिलाहट जब आरव ने गलती से अपनी कमीज पर जैम गिरा दिया। प्रिया दूर से देखती रही। उसका दिल नरम हो गया। उसे नहीं पता था कि ये शांति तूफान आने से पहले की खामोशी थी। लगभग दोपहर के समय विला के गेट पर लगातार घंटी बजने लगी। प्रिया जो पौधों को पानी दे रही थी, चौंक गई। रोहन अपने स्टडी रूम से बाहर आया, भौं से कोड़े हुए। जब गेट खुला तो एक अजनबी आदमी दिखाई दिया, दुबला पतला, चेहरा मुरझाया हुआ। लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैन चमक थी। मैं प्रिया को ढूंढ रहा हूं, आदमी ने थोड़ी चुनौती भरी आवाज में कहा। प्रिया बाहर आई, उसे देखते ही रुक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने पानी का पाइप कसकर पकड़ लिया। वो आदमी विक्रम था, उसका पूर्व पति, जिसने उसमें गहरे घाव छोड़े थे जिन्हें भूलना आसान नहीं था। तुम यहां क्या कर रही हो? प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा। तो तुम यहां इतने आराम से छिपी हो, किसी अमीर आदमी के लिए नौकरानी का काम कर रही हो या कुछ और? विक्रम ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए विला पर नजर डाली। रोहन बाहर आया, प्रिया के सामने खड़ा हो गया। तुम कौन हो? मैं उसका पति हूं। या यूं कहें कि पूर्व पति, जिसने अभी तक कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, विक्रम ने जोर से कहा। प्रिया रोहन की ओर मुड़ी, उसकी आंखें उलझन में थीं। मुझे माफ करना, मैंने सोचा था कि वो। विक्रम ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। उसकी आवाज में गुस्सा था। मुझे उससे अकेले में बात करनी है, हमारे बीच कुछ अधूरा है। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और फिर सांस छोड़ी। अगर तुम में थोड़ी भी तमीज है तो बाहर पास के कैफे में चलकर ठीक से बात करो। विक्रम तिरस्कार से हंसा, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। छोटा सा कैफे घर से केवल 3 गलियां दूर था। विक्रम ने बोलने से पहले आधी कप ब्लैक कॉफी पी ली। मैं कर्ज में हूं। तुम जानती हो, कर्ज देने वाले मेरे पीछे पड़े हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो वे तुम्हारे परिवार तक पहुंच जाएंगे। मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, प्रिया ने सीधे देखते हुए कहा। लेकिन कागजों पर तो हूं, और तुम जानती हो कि जो कुछ भी तुमसे जुड़ा है वो मुझसे भी जुड़ा है। तुम क्या चाहते हो? 1 लाख रुपए। ज्यादा नहीं, उस विला में रहने वाले के लिए ये कुछ भी नहीं होगा। प्रिया चुप रही। वो अब विक्रम से पहले की तरह नहीं डरती थी, लेकिन वो उन परिणामों से डरती थी जो वो अनाया, आरव और रोहन के परिवार के लिए ला सकता था। ये आखिरी बार है। वो पैसे लेने के बाद तुम मेरी जिंदगी से गायब हो जाओगे। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप का कोई संकेत नहीं था। उस दोपहर जब रोहन काम से लौटा तो प्रिया इंतजार कर रही थी। उसने पूरी कहानी बताई, विक्रम के भाग जाने के कारण तलाक ना हो पाने से लेकर उसके गांव से भागकर मुंबई में नई जिंदगी शुरू करने के कारण तक। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती थी, बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करूं, और मुझे डर था कि अगर आपको पता चला तो सब कुछ बिखर जाएगा। रोहन कुछ मिनटों तक चुप रहा। वो बालकनी में गया। ढलते सूरज की रोशनी में बगीचे को देखा। तुमने एक बार कहा था कि ये वो जगह है जहां तुम्हें फिर से शुरू करने का मौका मिला, तो तुम्हें अपने सभी पुराने बोझों को खत्म कर देना चाहिए। मैं एक वकील से तुम्हारी तलाक की प्रक्रिया पूरी करने में मदद करने के लिए कहूंगा। प्रिया पास आई, उसकी आंखों में आंसू थे। आप गुस्सा नहीं है? हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम्हारा अतीत था, बल्कि इसलिए कि तुमने सोचा कि तुम्हें इसे अकेले उठाना होगा। उस रात विक्रम को रोहन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील का फोन आया। तलाक के कागजात उसके हाथ में दिए गए। साथ ही एक वचन पत्र भी था कि वो प्रिया से संपर्क नहीं करेगा, उसे धमकी नहीं देगा या परेशान नहीं करेगा। लिफाफे में उतने ही पैसे थे जितने प्रिया ने वादा किया था। उस समय वो बस फीकी हंसी हंसा, लेकिन उसकी आंखें स्टील से भी ज्यादा ठंडी थीं। अगली सुबह प्रिया आरव को स्कूल छोड़ने गई। लौटते समय वो एक छोटे से कैफे में रुकी जहां वो पहले पार्ट टाइम काम करती थी। वो अपने जाने पहचाने कोने में बैठ गई। उन शामों को याद किया जब वो बर्तन धोते धोते थक जाती थी, उन पलों को जब वो विक्रम के मारे हुए निशानों को छिपाते हुए काम करती थी। जीवन उसे यहां फिर से शुरू करने के लिए नहीं लाया था, बल्कि उस हिस्से का बहादुरी से सामना करने के लिए लाया था
जिसे उसने कभी अस्वीकार कर दिया था। जब वो घर लौटी तो अनाया लकड़ी के बक्से के पास बैठी थी। दीदी, कल मैंने आपको रोते देखा, आप किस बात से दुखी थीं? मैंने अभी अभी अपने दिल से एक धूल का कण साफ किया है। कभी कभी हम इसलिए दुखी नहीं होते कि किसी ने हमें चोट पहुंचाई है, बल्कि इसलिए कि हमने उन्हें बहुत लंबे समय तक चोट पहुंचाने दिया है। अनाया ने सिर हिलाया और फिर उसे एक छोटा सा कागज दिया। अगर बुरे लोग वापस आए तो मैं उन पर टॉर्च की रोशनी डालूंगी। अच्छे लोग रोशनी से नहीं डरते। प्रिया ने अनाया को गले लगा लिया। उसके आंसू फिर से बह निकले, लेकिन इस बार ये राहत के आंसू थे। शाम को रोहन ने प्रिया को बालकनी में चाय पीने के लिए बुलाया। उसने उसे एक छोटा सा लिफाफा दिया। ये नया है, आधिकारिक तलाक। तुम अब उस आदमी से बंधी नहीं हो। प्रिया ने उसे खोला। उसके हाथ कांप रहे थे। इतने सालों तक एक अंधेरे से भरे रिश्ते में फंसी रहने के बाद अब आखिरकार वो आजाद थी। मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। कुछ मत कहो, बस ये जान लो कि आज से तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। दोनों चुपचाप बैठे रहे। हल्की हवा चल रही थी। बगीचे में रोशनी छोटे तारों की तरह टिमटिमा रही थी। प्रिया उसकी ओर मुड़ी। मुझे डर था कि अगर आपको मेरे अतीत के बारे में पता चला तो आप मुझसे दूर चले जाएंगे। मैं तुमसे तभी दूर जाऊंगा जब तुम उसके पास वापस जाओगी, लेकिन तुम बहुत दूर आ चुकी हो और अब तुम यहाँ बच्चों के साथ और मेरे साथ हो। प्रिया हंस पड़ी। पहली बार उसने अपने दिल को बादलों की तरह हल्का महसूस किया। उस रात जब प्रिया रसोई की सफाई करने के लिए नीचे गई तो अनाया ने धीरे से उसका हाथ खींचा। प्रिया दीदी, कल आप नीले रंग की ड्रेस पहनना, पापा कहते हैं कि आप पर वो रंग अच्छा लगता है। वो रुक गई, बच्ची को देखा और फिर दोनों हंस पड़े। सीढ़ियों पर आरव कुछ बना रहा था। उसने सिर उठाकर धीरे से कहा, मैं अपने घर की तस्वीर बना रहा हूं जिसमें 4 लोग हैं। प्रिया चुप हो गई, कुछ नहीं कह सकी। पीली रोशनी में उसने अपने दिल को गर्म महसूस किया, जैसे किसी ने उसे एक ऐसे नाम से पुकारा हो जो अभी तक कहा नहीं गया था। स्टडी रूम में आरव ने लकड़ी का बक्सा खोला। एक पुराना कागज निकाला जिस पर लिखा था, मैं उस आदमी से नफरत करता हूं जिसने प्रिया दीदी को दुखी किया। उसने उस कागज को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और फिर एक नए टुकड़े से बदल दिया। मुझे प्रिया दीदी को मुस्कुराते हुए देखना पसंद है। आज की तरह पीली रोशनी छोटे अक्षरों पर पड़ रही थी और उस पल में तूफान अस्थायी रूप से गुजर गया था, लेकिन हर कोई समझ गया था कि आगे अभी भी चुनौतियां थी और केवल एक सच्चा बंधन ही इस घर को हर दूसरे तूफान से बचाए रख सकता था। दिसंबर के अंत में दिल्ली का मौसम अचानक नरम हो गया, जैसे वो भी एक लंबे साल के बाद थक गया हो। धूप अब उतनी तेज नहीं थी। हवा ज्यादा कोमल थी। सड़कें त्योहार के माहौल से भरी थीं, लेकिन बहुत ज्यादा शोर नहीं था। बोगनविलिया से ढके विला में हंसी की आवाज पहले से ज्यादा गूंज रही थी। अनाया क्रिसमस ट्री के चारों ओर दौड़ रही थी, हाथ में चमकीली माला पकड़े हुए। मुंह में एक अधूरा अंग्रेजी गाना गुनगुना रही थी। आरव मेज पर बैठकर नए साल के बधाई कार्ड पर ध्यान से रंग भर रहा था। लड़के का चेहरा अब कम कठोर था। उसकी आंखों में कांच के पीछे की रोशनी की तरह एक चमक थी। प्रिया रसोई में कढ़ी चावल बना रही थी, जो अनाया को सबसे ज्यादा पसंद थी। आज एक खास दिन था, इसलिए नहीं कि क्रिसमस आ रहा था, बल्कि इसलिए कि वो बच्चों को अपने गांव ले जाने वाली थी, पंजाब, जहां सरसों के खेत थे जिनका वो हमेशा जिक्र करती थी, जहां उसका बचपन रुका था और अधूरा रह गया था। प्रिया दीदी, अनाया ने लिविंग रूम से आवाज लगाई। आप तैयार हैं? पापा कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ। रोहन दिखाई दिया, कमीज की आस्तीनें चढ़ी हुई, हाथ में एक छोटा सूटकेस खींच रहा था। वो हंसा जब उसने प्रिया को घर के बने मसालों की कुछ बोतलें समेटते हुए देखा। तुम साथ में अचार भी ले जा रही हो? मेरे गांव में सब्जियां तो हैं, लेकिन अचार वैसा नहीं मिलता। मैं बस चाहती हूं कि बच्चे वही स्वाद खाएं। रोहन पास आया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें किसी और की तरह बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है प्रिया। तुम जैसी हो वैसे ही काफी हो। उत्तर भारत की यात्रा में लगभग 1 दिन लगा। पहाड़ों, खेतों और उन यादों के इलाकों से गुजरते हुए जिन्हें प्रिया ने सोचा था कि वो पीछे छोड़ आई है।
जब गाड़ी चमकीले पीले सरसों के खेत के सामने रुकी तो अनाया और आरव लगभग गाड़ी से कूद पड़े, दौड़ते हुए नीचे चले गए। दीदी, फूल वैसे ही हैं जैसे आपने कहानी में बताए थे, अनाया चिल्लाई। प्रिया गाड़ी से उतरी। एक गहरी सांस ली। गांव की हवा अभी भी वैसी ही थी, मिट्टी की गंध, रसोई के धुएं की गंध, पुरानी लेकिन कभी न मिटने वाली चीजों की गंध। रोहन पीछे खड़ा था, उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बहुत सुंदर है, अब मैं समझ गया कि तुम्हें इस जगह की इतनी याद क्यों आती है। ये वो पहली जगह है जहां मुझे पता चला कि मैं मजबूत हो सकती हूं। लेकिन ये वो पहली जगह भी है जहां मुझे पता चला कि मुझे चोट पहुंचाई जा सकती है। प्रिया ने 2 बच्चों को खेत के किनारे ले गईं। हवा में छोटे सरसों के पौधे कांप रहे थे, सूरज की रोशनी में एक दूसरे से सटे हुए थे। खेत के एक कोने में एक पुराना घर था, जिसकी छत भूरे रंग की टाइलों से बनी थी। बगीचा केले और करौंदे से भरा था। ये प्रिया की माँ का घर था, जिसकी अब एक दूर के रिश्तेदार देखभाल करते थे। मेरी माँ, प्रिया ने धीरे से कहा, मेरे जाने के कुछ साल बाद उनका निधन हो गया। मैं समय पर वापस नहीं आ सकी। रोहन ने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस रात चारों लकड़ी के चूल्हे के पास बैठे। भुनी हुई मछली को आरव ने हाथ के पंखे से भुनने में मदद की। थोड़ी जल गई थी, लेकिन बहुत सुगंधित थी। अनाया एक छोटा गिटार पकड़े हुए थी। बेसुरी धुनें बजा रही थी, लेकिन सुनने में मजेदार थी। गांव का आसमान बिजली की रोशनी से खाली था, इसलिए तारे ज्यादा साफ दिख रहे थे। प्रिया ने बताया कि कैसे उसकी मां ने उसे हवा की आवाज सुनकर कविता लिखना सिखाया था, जो पेड़ों से होकर गुजरती थी। अनाया ने अपनी आंखें गोल की। तो हवा क्या कहती थी दीदी? हवा कहती थी कि कोई भी दर्द हमेशा के लिए नहीं होता। फूलों के खिलने का मौसम भी आएगा। आरव ने चुपचाप उसे देखा और फिर कहा, तो क्या आप उस समय मां से नफरत करती थीं कि उन्होंने आपको छोड़ दिया? नहीं, मैं इसलिए गुस्सा थी कि मां बहुत मजबूत थी। मैं बस चाहती थी कि मां एक बार कमजोर हों ताकि मैं उनकी रक्षा कर सकूं। आरव ने सिर हिलाया और फिर अपनी जेब से एक ड्राइंग निकाली। सरसों के खेत का दृश्य, बीच में एक छोटी लड़की खड़ी थी, हाथ में एक पतंग पकड़े हुए। मैंने ये आपके लिए बनाया है। ये आप हैं जब आप छोटी थीं। प्रिया ने कांपते हाथों से तस्वीर ली। उस पल में उसे लगा जैसे उसके अतीत के सभी टूटे हुए टुकड़े धीरे धीरे जुड़ रहे थे। अगली सुबह रोहन तीनों को एक छोटी सी पहाड़ी पर ले गया, जहां से समुद्र दिखता था। आसमान थोड़ा उदास था, लेकिन हवा ठंडी थी। उसने एक लिफाफा दिया जिस पर कोई भेजने वाला नहीं था। ये क्या है? रोहन, ये तुम्हारा पत्र है जो तुमने भविष्य में खुद के लिए लिखा था। तुमने एक बार कहा था कि तुम एक माँ, एक दोस्त, एक दयालु इंसान बनना चाहती हो। तुमने ये कर दिखाया है और मुझे लगता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए। प्रिया ने उसे खोला। लिखावट रोहन की थी। प्रिया, तुम्हें मेरी पत्नी या बच्चों की माँ बनने की जरूरत नहीं है अगर तुम तैयार नहीं हो, लेकिन तुम वो बन चुकी हो जिसके बिना हम तीनों नहीं रह सकते। मैं बस उम्मीद करता हूं कि अगर किसी दिन तुम सरसों के खेत को खिलते हुए देखो तो तुम जान लो कि ये तुम्हारे लिए भी फिर से खिलने का समय है। प्रिया रो पड़ी। ये उस दिन की तरह उदासी के आंसू नहीं थे जब उसने गांव छोड़ा था, बल्कि ये उस व्यक्ति के आंसू थे जिसने अतीत को, दूसरों को और खुद को माफ कर दिया था। मैं तैयार हूं, उसने कहा, तुम्हारी पत्नी बनने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ आगे चलने के लिए। अगर तुम अभी भी मुझे अपने साथ चाहते हो। हमेशा से चाहता था, उस पहले दिन से जब तुमने चुपचाप 2 बच्चों को एक फटे हुए छाते से बारिश से बाहर निकाला था। दिल्ली लौटकर प्रिया अब वो शर्मीली नौकरानी नहीं थी। उसने शाम को नर्सरी टीचर ट्रेनिंग क्लास में दाखिला लेना शुरू कर दिया। रोहन ने हर कदम पर उसका साथ दिया। अनाया और आरव ने उसके साथ एक नया बड़ा लकड़ी का बक्सा बनाया जिसमें ताला था, नाम था, परिवार के सपनों को रखने वाला बक्सा। पहला कागज जो उसमें डाला गया वो आरव का था। मेरी इच्छा है कि हमारे घर में हमेशा हंसी रहे और किसी को भी अकेले रोना ना पड़े। दूसरा अनाया का था। मेरी इच्छा है कि प्रिया दीदी हमेशा प्रिया दीदी ही रहें
और अगर किसी दिन मुझे उन्हें माँ कहने का मौका मिला तो मैं बहुत जोर से बुलाऊंगी। प्रिया हंस पड़ी। आंसू पोंछते हुए उसने अपनी पंक्ति लिखी। मैंने एक लंबा चक्कर लगाया है उस जगह पर वापस आने के लिए जहां मैं हूं। एक घर नहीं बल्कि एक दिल। बाहर आंगन में बोगनविलिया फिर से खिल गया था। हवा में सरसों की पीली महक अभी भी लिंगरिंग थी, याद दिलाती हुई कि तूफान के बाद फूल हमेशा खिलते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें बताएं कि आप ये कहानी भारत से सुन रहे हैं या कहीं और से। और नीचे कमेंट करें। आपका हर लाइक, शेयर और सुझाव हमें भविष्य के वीडियो को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप सब ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे कमेंट में लिखकर हम सब के साथ जरूर बांटें ताकि हम सब उसे पढ़ सकें।